Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS मेजर टेस्ट 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। मेरे पास पेपर है। ये कैसा जा रहा है आप लोग का टेस्ट? सब सही से जा रहा है? चकाचक अच्छे से सभी टेस्ट को देना है, ठीक है ना? एकदम सीरियसली लेना है टेस्ट को, एकदम अच्छे से देना है ताकि नीट में बहुत आसान हम लोगों के लिए हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन शुरू हुआ है ऑर्गेनिक में, इसमें 2 से, और 2 आपका एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटर्जेंट हैविंग जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी इज। जर्मिसाइडल मतलब स्टूडेंट, जर्मिसाइडल मतलब जो जर्म को किल करे, किल जर्म्स। तो ये कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है, ठीक है ना? कैटाइनिक डिटर्जेंट इसका करेक्ट आंसर, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा याद रखने वाला ये था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? Which of the following is true for stability between two structures? आपसे हर एक ऑप्शन में दो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया है और आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ठीक है? तो चलो इसको बना के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट जैसे दिया हुआ है O और यहां पे 2 पाई बॉन्ड दिया है, ठीक है बेटा? और एक और जो बनाया हुआ है उसको भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहां पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां पे, और ये ऑक्सीजन। इस दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो ये दिया है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, ये हो गया कंजुगेशन। इसमें देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, ये हो गया कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन जो है एक डायरेक्शन में नहीं है, ये इसके साथ इधर से कंजुगेटेड है, इसके साथ इधर से कंजुगेटेड है। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? क्रॉस कंजुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस। तो इसमें हो रहा है क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है, या कंजुगेशन कह सकते हो। और इसमें जरा ध्यान से देखो तो लोन पेयर सिग्मा पाई, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक से ज्यादा कंपोनेंट हो और एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको कहते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस या फिर एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो इसमें हुआ एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो जितना कंपोनेंट इसमें उतना ही कंपोनेंट इसमें भी है। डिफरेंस क्या आया? इसमें क्रॉस रेजोनेंस, इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस या कंजुगेशन, जो भी बोलो। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो ज्यादा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। इसका मतलब ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड को देखो, सेकंड जो है बेटा उसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये बेंजीन के साथ O- मतलब फिनॉक्साइड आयन दिया हुआ है, और दूसरा CH3COO-, और इसको ज्यादा स्टेबल दिखाया है। तो इसमें क्या है जरा ध्यान से देखो। इसमें एक बार रेजोनेंस कराते हैं, निगेटिव सिग्मा पाई, तो ये डोनर है तो इधर की तरफ आएगा, ये CO इधर की तरफ एक्सेप्टर है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो CH3CO पे माइनस आ गया ये, और यहां पे क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड। अब ये दोनों जो है ना इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। कैसे? तो देखो CH3CO, C से O-, C से O-, तो ये दोनों स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लेकिन स्टूडेंट्स इसका अगर ड्रॉ करोगे तो इक्विवेलेंट नहीं आएगा। कैसे? देखो इसका कैसे ड्रॉ करोगे? ये निगेटिव इधर की तरफ आएगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, फिर इस कार्बन पे माइनस आएगा। तो अभी ऑक्सीजन पे माइनस है, अगले वाले में कार्बन पे माइनस आया, तो इक्विवेलेंट कैसे हुआ? इसका मतलब वो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं देगा। तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट। तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हुई? सेकंड की। तो स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा हुई? सेकंड की। मतलब ये भी करेक्ट दिया हुआ है। इसी तरह से थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी सिमिलर टाइप का है। जरा देखो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड है CH2, तो देखो 2 3 4 5 है, कोई दिक्कत नहीं। एक हाइड्रोजन नहीं होगा, ये हाइड्रोजन ज्यादा दिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो समझ ही गए होगे तुम। और यहां पे स्टूडेंट C के बाद CH2+, ठीक है। और इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और दूसरा वाला जो दिया हुआ है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूं,
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। अब देखो फिर से इसका जो सेकेंड वाला है तो पॉजिटिव सिग्मा पाई एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा कि नहीं? तो इसकी स्टेबिलिटी किसके कारण है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण, ठीक है ना। और इसमें अगर देखो तो पॉजिटिव सिग्मा पाई, इसमें कौन सा बेटा? क्रॉस रेजोनेंस। तो ऑब्वियस सा बात है सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें भी सेकंड का ही ज्यादा दिखाया है ऑप्शन में। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल आर ट्रू, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आसान सा क्वेश्चन था। कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं तो बोलते हैं कि इसका कैसे ज्यादा हुआ, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि जब रेजोनेंस एनर्जी हम लोग कंपेयर करते हैं तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 2, 3 दो क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारे पास ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें दिया हुआ है कॉन्वल्सन डिजीज इज काउज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है विटामिन B6 के कारण होता है, मतलब पिरिडॉक्सिन। मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन C4H9 प्लस ईच। और इसमें जो दिया हुआ है उसको जरा ऑब्जर्व करो। यहां पे प्लस है, इसमें सेकंड में यहां पे प्लस दिया हुआ है, थर्ड में यहां पे प्लस दिया हुआ है और फोर्थ में इस पे प्लस दिया है। तो स्टूडेंट्स लीस्ट स्टेबल कह रहा है ना, तो सबसे पहले जैसे कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन होता है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो इसमें 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, इसमें 2 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है और इसमें 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग अब देखते हैं। इसमें हम लोगों से कह रहा है साइक्लोहेक्सानोन दिया हुआ है, देखो, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। और कह रहा है इसमें कि किस रिएजेंट से इसको कन्वर्ट किया जाए और ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर तुम रेड फॉस्फोरस प्लस HI दोगे तो देखो इसको कैसे सोचना है। सिंपल तरीका है, ये डबल बॉन्ड O है ना, पहले इसको सोचो कि इस तरह से रिड्यूस हुआ, पाई तोड़े H और H, मतलब यहां आ गया OH, और ROH अगर है इसमें तुम अगर रेड फॉस्फोरस HI दोगे तो ये पहले कन्वर्ट होता है RI में और फिर इसमें रेड फॉस्फोरस HI देने से ये कन्वर्ट होता है RH में। तुम इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो, रिएक्शन को इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास मान लो RI दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें रेड फॉस्फोरस HI दिया है तो ऐसे लिखो HI, यहां से कट कर दो तो क्या बन गया यहां से RH, I2 बाहर निकल गया। ठीक है, अगर एल्कोहल दिया हुआ है जैसे सपोज तुम्हारे पास है RCH2OH, ऐसा है, ठीक है, RCH2OH। अब इसमें HI अगर दिया हो रेड फॉस्फोरस HI तो इसको पहले ऐसे लिखो IH, यहां से कट करो तो क्या बनेगा, यहां से H2O निकल गया OHH तो RCH2I और फिर से अब जो HI लिखोगे तो वो इस तरह से इस कट हो गया, यहां से RCH। अब अगर कीटोन है तो ये भी होगा, कार्बोक्सिलिक का भी होगा, तो पहले ये रिड्यूस होकर के क्या बनाएगा, पाई तोड़ के H और H, एल्कोहल बनेगा रिड्यूस होके, और फिर OH फाइनली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H में, तो OH H में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बन गया फाइनली साइक्लोहेक्सेन। दूसरा जो रिएजेंट इसमें दे रखा है इसके कन्वर्जन के लिए वो वोल्फ किस्नर रिडक्शन।
तो वोल्फ किस्नर में क्या करते हैं हम लोग, N2H4 प्लस KOH ग्लाइकॉल लेते हैं, साथ में हीट करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है बेटा, जो CO ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन का, वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये CO CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी सही है। थर्ड जो दे रखा है वो है इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन तुमको पता है, ZnHg प्लस कॉन्क HCl। तो ये भी क्या करता है, CO को, एल्डिहाइड या कीटोन का CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो, अपॉन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेथैलिक एसिड at 420 to 460 Kelvin in the presence of zinc acetate antimony trioxide as catalyst, product formed is। स्टूडेंट ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें दिया क्या हुआ है, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड। देखो टेरेथैलिक एसिड क्या हो गया, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 2 COH अगर तुम ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हो तो उसको कहते हैं थैलिक एसिड। 2 COH अगर मेटा पोजीशन पे लगाते हो तो आइसोथैलिक एसिड, और दोनों COH को अगर पैरा पोजीशन पे लगाते हो तो उसको कहते हैं टेरेथैलिक एसिड। तो एक मोनोमर टेरेथैलिक एसिड ही है, COH एंड COOH, और दूसरा मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, CH2OH और CH2OH। इसको पॉलीमराइज करोगे, मान लो N यूनिट ये लिए, N यूनिट ये लिए, और इसको हम लोग जो रिएजेंट दिया हुआ है, कैटलिस्ट दिया है, उसके प्रेजेंस में पॉलीमराइज करते हैं। इसका पॉलीमर देखो लिखते कैसे, एक साइड से जोड़ के दिखा दो। तो OH ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो OH और H वाटर निकल जाएगा, मतलब जो पॉलीमर बनाओगे उसमें कार्बोक्सिलिक का क्या जाएगा, OH, और अल्कोहल का कौन सा पार्ट जाएगा, H। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहां CO, ये OH जाएगा दूसरे जिससे भी जुड़ेगा, तो ऐसे इसको घेर दो। फिर आगे क्या है, ये PH, ये बना दो, ठीक है। फिर लिखा है CO, इसका OH गया, इसका H, तो इस O से जुड़ा O, CH2, समझना, फिर CH2 और O, इसका H जाएगा। और ये जो बेटा पॉलीमर बना ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो टरिलीन या डेक्रोन। और ये टरिलीन या डेक्रोन क्या है, पॉलिस्टर। कैसे समझे, COOR। तो ऐसा बहुत सारा यूनिट आएगा इसमें, तो पॉलीस्टर, ईस्टर बहुत सारा, तो पॉलिस्टर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेक्रोन। ओके, अगला क्वेश्चन जो 14 है, देखो उसमें क्या कह रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूं और हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन 14 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कंपाउंड, एक कंपाउंड लिखा हुआ है, कौन सा कंपाउंड, देखो PHCOOPH ऐसा लिखा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अब रिएक्शन दिया है कि इनमें से कौन से रिएक्शन से ये प्रिपेयर होता है। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है उसमें है फिनॉल, और साथ में दिया है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, फिनॉल और ये बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। स्टूडेंट ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, उससे ये ईस्टर बनाना चाह रहा है, लेकिन मीडियम कौन सा है, बेसिक। ईस्टरिफिकेशन कहां होता है, ईस्टरिफिकेशन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है ना। ईस्टरिफिकेशन कौन से मीडियम में होगा स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम में, मतलब ये गलत आंसर हो गया, इससे नहीं बना पाए। दूसरा देखते हैं, तो सेकंड जो दिया है उसको देखो, फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या हो गया, PHCOCl, ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजोइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन किससे किया, फिनॉल, तो PHOH। तो देखो कैसे करोगे, ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक किया, CO को ओपन किया, फिर जब रिटर्न होगा तो इस लिविंग ग्रुप को यहां से भगा देगा। तो इससे बना क्या, जरा देखो, यहीं से लिखते हैं, तो PHCOOH होगा, H+ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, OPH। साथ में पिरिडीन दिया है,
तो पिरिडीन क्या करेगा, ये जो HCl निकलेगा ना, इसको कंटिन्यूअसली रिमूव करते रहेगा, तो इसीलिए पिरिडीन दिया हुआ रहता है। तो यही करेक्ट आंसर होगा, इससे हम लोग PHCOPH बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 14 के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलो आते हैं क्वेश्चन 17 पे। और देखो 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको यहां पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। Which of the following compound gives yellow precipitate when reaction with Br2 and base? स्टूडेंट ये क्वेश्चन ना टेक्निकली रॉन्ग है, ठीक है। तो क्यों रॉन्ग है, एक्चुअली होता क्या है, मान लो जैसे CHBr3 अगर बन रहा है ब्रोमोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म जो होता है ना वो कलरलेस लिक्विड होता है। क्लियरली लिखा है कि येलो प्रेसिपिटेट होना चाहिए, तो येलो प्रेसिपिटेट सिर्फ आयोडो फॉर्म का होगा, मतलब हेलो फॉर्म्स में हम लोग बात करें तो आयोडो फॉर्म का होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ही एक तरह से गलत हो गया, ठीक है। बट ये क्वेश्चन सही कब हो सकता है, मतलब इसका कोई आंसर करेक्ट नहीं है, रॉन्ग हो गया, मतलब बोनस हो जाएगा आपके लिए। ये क्वेश्चन सही कब हो सकता है, अगर यहां पे ऐसा रहता, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद I2 एंड एल्कली, I2 और बेस रहता तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है ना। और तब सभी ऑप्शन इसका होता, क्योंकि जैसे इसमें थर्ड में देखो दिया हुआ है, एक एक करके मैं समझा दे रहा हूं, ऐसा COCH3, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें COCH3 है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन तो सब देगा, लेकिन ये क्लियरली पूछा ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो नहीं पूछ रहा है, ये क्लियरली पूछा कि नहीं आप बताइए येलो प्रेसिपिटेट किसमें देगा, तो भाई येलो प्रेसिपिटेट होता किसका है, हेलोफॉर्म में, आयोडोफॉर्म का, ठीक है ना। तो ये तो देगा, COCH3 है। सेकेंड जो ऑप्शन है उसको देखो, CHOH CH3, इसमें अगर NaOH प्लस I2 दे, मतलब कि NaOI दे, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो ये क्या करता है, O से H, C से H हटाएगा, यहां डबल बॉन्ड लाएगा, तो ये हो जाएगा COCH3। अब देखो COCH3 है तो ये फिर टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगला वाला जैसे CH2Br लिखा है, तो अगर आयोडोफॉर्म का बात रहता, I2 लिखा रहता, तो वहां Br की जगह I लिखा रहता, और Br की जगह अगर I रहता तो फिर ये भी देता, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर उस केस में ऑल ऑफ दीज होता, बट अभी इसका कोई भी आंसर नहीं है करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ स्टीम एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड्स, मतलब क्वेश्चन क्या दिया तुमको, CH4 प्लस H2O स्टीम, ठीक है। तो ये बनाता है स्टूडेंट क्या, तो CO प्लस H2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा था, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन में ये दिया हुआ है, बाकी मीथेन का भी है प्रॉपर्टी, इसलिए इसमें भी हम देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी से बनेगा। देखिए क्या कह रहा है 19 में, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट कायरल। तो जैसे ऑप्शन अगर देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 ब्रोमोपेंटेन बनाया है, तो देखो 1 2 3 4 5, अब 1 पे Br लगाए, अगर पूरा स्ट्रक्चर लिखो तो 2 हाइड्रोजन, यहां भी और यहां 3 हाइड्रोजन। तो बेटा कायरल सेंटर कहीं कहां बना, अब कायरल सेंटर नहीं है तो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल कैसे होगा, तो ये कायरल नहीं होगा, और यही तो हमसे पूछा है कि कायरल नहीं किसमें है, कंपाउंड, तो करेक्ट आंसर तो यही होगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। सेकंड को देखो, सेकंड जो ऑप्शन है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रोमो लगाया, 2 पे मिथाइल लगाया, ठीक है ना। तो कायरल सेंटर बना कि नहीं, बन गया ना ये वाला सेंटर, एक Br, एक H, एक ये वाला ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, तो कायरल सेंटर बना, तो ये कायरल होगा, एक कायरल सेंटर है तो कायरल होगा मॉलिक्यूल। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ को भी देखोगे तो ये भी कायरल है, तो एक इसमें जो नहीं था कायरल वो कौन सा था, फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34।
ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है जरा सा देखो। एक कंपाउंड दिया है C7H6O2, कह रहा है कि ये एसिड है, प्लस एक्वस NH3 दिया हुआ है, हीट करके एक कंपाउंड बनाया है B, ठीक है, ये कंपाउंड B, और कंपाउंड B में जब Br2 प्लस KOH दिया तो ये C6H7N, ये लिखा हुआ है 1 डिग्री एमाइन बनाता है। तो कहता है बी का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे ना, तुमको ये तुरंत आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कैसे देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH3 से रिएक्शन कराया, फिर ये बी बना, इसमें Br2 KOH दिए तो एमाइन बना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब होता क्या बेटा, जैसे ये एसिड दिया है तो तुम एक रिएक्शन जानते हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया RCOH, और इसमें दे दो अमोनिया और हीट करो। देखो पहले ये क्या करेगा, ये एसिड, ये बेस, ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, तो यहां से बनता है RCOO माइनस NH4 प्लस, और जब उसको हीट करोगे तो H2O बाहर निकलता है और RCONH2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये रिएक्शन हम लोग एमाइन में भी पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया दिया, तो ये क्या बना होगा RCONH2, और RCONH2 में Br2 प्लस KOH, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो RNH2 बना होगा, और RNH2 क्या हो गया 1 डिग्री एमाइड। इसका मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहा होगा, एमाइड, मतलब CONH2, तो प्राइमरी एमाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इस फार्मूला को एक्सप्लोर करने का भी यहां कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बना सकते थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, देखिए सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 38। देखते हैं 38 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके पास। कहता है अपॉन कंबसन ऑफ मीथेन, जब मीथेन का कंबसन करते हैं तो स्टूडेंट्स कंबसन से क्या बनेगा, कंप्लीट कंबसन से CO2 और H2, ठीक है। तो मीथेन का कंबसन किए तो बना क्या CO2। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये यहां पे 2 पाई 2 सिग्मा बनाया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। तो कंबसन करने से कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में चेंज क्या आया, पहले क्या था sp3, अब क्या हुआ sp, तो आंसर क्या होगा sp3 to sp। समझ में आ गया बेटा, करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 43, उसको देखते हैं आप। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 43। देखो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन एकदम आसान है, 2 लाइन पढ़ोगे उतना सही बन जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या कहता है देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, कहता है ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, ठीक है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड देता है ना, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये 2,4-DNP डेरिवेटिव देता है, इसका मतलब ये या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसेज टॉलेंस रिएजेंट, कहता है कि ये रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को। अब टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया, इसका मतलब कीटोन तो होगा नहीं, तो ये भी पक्का हो गया कि ये क्या है एल्डिहाइड, कीटोन नहीं है, ठीक है। और आगे देखो, एंड अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन, ये केनिजारो रिएक्शन देता है। केनिजारो रिएक्शन मतलब उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो एल्डिहाइड
और इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा होगा। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहता है कंपाउंड क्या है। देखो ये तो एक प्रॉपर वे में हो गया, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब ऑप्शन है तुरंत मिल जाएगा, लेकिन तुम ऑप्शन से इसको कैसे बना सकते थे ये देखो। फॉर्मूला दिया है C9H10O, तो ये C9H10O, अब ऑप्शन एक बार देखो, थर्ड ऑप्शन को देखो, उसमें 6 2 8 कार्बन ही है, तो ये तो ऐसे ही गया, फॉर्मूला ही नहीं मिला। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों मिला ना, कार्बन ही नहीं मिला। फोर्थ ऑप्शन को देखो, 6 कार्बन बेंजीन का, 1 कार्बन CHO का, 7 ही कार्बन हुआ, ये भी गया। थर्ड और फोर्थ जो है यही सही लग रहा है, ठीक है, उसमें क्योंकि 9 कार्बन जो है, 9 कार्बन इसमें, 9 कार्बन इसमें। अब सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें COH लगा दिया। अरे भाई ये इतना ही मान लो हम लोग पढ़े तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, इतना तो पता चल गया था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है सेकंड ऑप्शन में, तो वो गलत, आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। होगा कि नहीं होगा, तो इतने से ही क्वेश्चन बन जाता। लेकिन डिटेल्ड वे में देखें तो भी देख सकते हैं। अब आंसर एक्चुअली इसका फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है देखो, CHO और यहां C2H5, ये होगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो ये कैसे, पूरा तो पता चल गया, एल्डिहाइड है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो देखो एल्डिहाइड, इसका अल्फा पोजीशन ये, इस अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, केनिजारो रिएक्शन देगा, सब कुछ सही है। तो उसी हिसाब से हम लोग इस ऑप्शन को चूज किए। लेकिन डायरेक्ट कैसे बनाते ये भी मैं बताया। ऑप्शन से पहले 2 ऑप्शन को हटा दिए और एल्डिहाइड वाला एक यही दिया ही हुआ था, सेकंड ऑप्शन होता नहीं तो फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये था कौन सा, 43। चलिए इसके बाद जो हम लोगों के पास है वो है क्वेश्चन नंबर 44, उसको देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 में मैच कॉलम है, क्या मैच करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट दिया फिनॉल और इसका फर्स्ट में इसका रिएक्शन करा दिया CHCl3 प्लस NaOH और फिर H+। ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स, रीमर-टाइमन रिएक्शन, रीमर-टाइमन फॉर्माइलेशन। प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये OH और ऑर्थो पे CHO, इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर बनता है, ऑर्थोसिलिसाइल्डिहाइड। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो यही प्रोडक्ट इसमें बनेगा और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, तो रीमर-टाइमन फॉर्माइलेशन या सिंपली रीमर-टाइमन रिएक्शन। तो उसको उससे मैच कर दो। फिर सेकंड जो दिया है इसका, सेकंड में वो देखो क्या दिया है, फिनॉल फिर से, और इसमें फर्स्ट में NaOH, सेकंड में CO2 और H+, ये दिया। तो ये क्या बनेगा यहां से, ये जो PHOH दिया, NaOH और CO2, ये कौन सा रिएक्शन है जरा याद करो। इस रिएक्शन को हम लोग कोल्बे रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ये PHO- फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल CO2 पे ये अटैक करता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो कोल्बे रिएक्शन, तो उसको उससे मैच कर दो। थर्ड जो दिया है देखो, RCOCl H2PdBSO4, RCOH बनाएगा ये, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते क्या हैं, तो रोजेंडमंड रिएक्शन, ठीक है। फिर दिया है RCN SnCl2 प्लस HCl। देखो थर्ड समझ गए, RCOCl है और इसमें क्या दिया स्टूडेंट, H2PdBSO4। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, RCOH, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रोजेंडमंड रिएक्शन। और फोर्थ जो है RCN, इसमें पहले क्या दिए, SnCl2 प्लस HCl, ये पार्शियली रिड्यूस करता है, मतलब एक पाई तोड़ के HH आएगा, तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये RCHO, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप अगर ऑप्शन मैच करोगे तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 48। अब 48 में क्या कह रहा है जरा सा देखो, नोराड्रेनालिन is one of the neurotransmitter that plays a role in mood change। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, ये देखो, आइप्रोनिजिड
इनहिबिट द एंजाइम। ये जो दिया हुआ है आइप्रोनियाजिड, ये होता क्या है? बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर होता है। तो कहता है कि ये करता क्या है? ये उस एंजाइम को एंजाइम को रोकता है कैटेलाइज होने से, जो कि बॉडी में नोराड्रेनालिन के यू कैन से रोकता है उसको, मतलब उसका जो लेवल है उसको डिग्रेड करने से रोकता है ये एंजाइम। तो ये भी एक तरह से सही स्टेटमेंट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इसमें? मतलब ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, आसान सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 49। इसको देखते हैं क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और देखिए आपको दिया क्या क्या हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करने के लिए। तो फर्स्ट तो दिया एनिलीन, एनिलीन ये हो गया, बेंजीन में NH2 लगा दिया। फिर है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो इस NH2 के पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। और थर्ड है पैरा टोलुइडीन, मतलब NH2 और इसके पैरा पे CH3 लगा दिए। इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम लोगों से कह रहा है। तो देखो डिफरेंस क्या है? N का लोन पेयर इसमें भी डीलोकलाइज्ड, इसमें भी डीलोकलाइज्ड, इसमें तीनों में ही डीलोकलाइज्ड। तो डिफरेंस क्या है बेटा? ये NO2 -M से खींचेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन को, और ये CH3 हाइपर कंजुगेशन से डोनेट करेगा। तो इस केस में ध्यान से समझना इसको, CH3 जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब होता क्या है, NH2 का इलेक्ट्रॉन कितना डीलोकलाइज्ड है ये देखना है। तो CH3 जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया, यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दिया, हाइपर कंजुगेशन से बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो N के इधर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस डीलोकलाइज्ड होगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्टर लगा है, ये जो नाइट्रोजन दे रहा है और ये खींच रहा है, तो इसके देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब ये मोर डीलोकलाइज्ड होगा, ऐसा कह सकते हैं। या सिंपल वे में, सबसे सिंपल वे में देखो, इसमें डोनर लगा है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ऐसा सोचो। ये एक्सेप्टर खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से केस में N के पास होगा? थर्ड में। उसके बाद किस में होगा? फर्स्ट में। और इसमें तो NO2 खींच रहा है, तो सबसे लास्ट में कौन होगा? सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसका देखो कौन सा होगा? 3, 1, 2, मतलब सेकेंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें क्या कह रहा है? एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एसीटोफिनोन क्या हुआ स्टूडेंट्स? PHCOCH3, ये हो गया एसीटोफिनोन, ठीक है ना, एसीटोफिनोन। और एक क्या दे रखा है? बेंजोफिनोन। तो वो कैसे लिखोगे? PHCOPH, ये हो गया बेंजोफिनोन, फिनोन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तो गलत है। क्यों? आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, क्यों? क्योंकि COCH3 इसमें प्रेजेंट है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसमें COCH3 नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो पहला वाला दिया, ये नहीं दिया, इसका मतलब आयोडोफॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। और सेकंड जो दिया हुआ है इसका रीजन उसको देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग COCH3 ग्रुप। तो ये तो सही है, COCH3 ग्रुप अगर एल्डिहाइड या कीटोन में रहेगा स्टूडेंट्स तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आंसर अगर देखें इसका, तो एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा, और टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, एकदम पूरा जोश में देना है टेस्ट, सभी टेस्ट को, और अच्छे से अच्छा स्कोर नीट में करके लाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।